नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत के लिए कौन सा आर्थिक मॉडल सबसे ज्यादा मुफीद है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सेवा क्षेत्र ने न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कराया है, बल्कि भारत के प्रति व्यक्ति आय को भी बढ़ाया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या अकेले सेवा सेक्टर के बल पर भारत विकासशील देश से विकसित देश की यात्रा तय कर सकता है, या भारत को दूसरे सेक्टर पर भी पर्याप्त ध्यान देना होगा। इसका जवाब है कि भारत को एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए लगातार दहाई अंक की आर्थिक वृद्धि करनी होगी। इस आर्थिक वृद्धि को भारत तभी हासिल कर सकता है जबकि सेवा क्षेत्र जितनी ही विकास दर विनिर्माण क्षेत्र में या सेकेंडरी सेक्टर में प्राप्त करें। इसीलिए भारत को अपने विकास रथ को सरपट दौड़ाने के लिए विनिर्माण रूपी मजबूत पहिए को भी अपनाना होगा। वर्ष 1991 में जब भारतीय अर्थव्यवस्था उदारवादी हुई और देश में लाइसेंस राज का खात्मा हुआ, तब ये उम्मीद जगी कि भारत का विनिर्माण क्षेत्र अब अनुकूल वृद्धि करेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा न होने के कारणों को अगर हम खंगालें तो पाएंगे कि भारत ने लाइसेंस राज तो खत्म कर दिया, मगर उसने उद्योग धंधों पर कड़ा नियमन तब भी जारी रखा था। कठोर नियमन और विनियमन के साथ उद्योग धंधे अधिक फल फूल नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे उनमें नवोन्मेष और जोखिम लेने की क्षमता नहीं रहती है। विनिर्माण क्षेत्र के उचित विकास न होने के कारण ही भारत की प्रति व्यक्ति आय अभी भी $8600 पर अटकी हुई है, जबकि चीन का आंकड़ा $21,000 के ऊपर चला गया है। तो वहीं दक्षिण कोरिया में प्रति व्यक्ति आय $53,000 है। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि वर्ष 1947 में इन देशों की प्रति व्यक्ति आय भारत के बराबर ही थी, बल्कि दक्षिण कोरिया की प्रति व्यक्ति आय भारत से भी कम थी। मगर आज ये देश भारत से प्रति व्यक्ति आय के मामले में कई गुना आगे हैं। अगर ये देश प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहे हैं तो इसका प्रमुख कारण इनका विनिर्माण उद्योग अर्थात मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही है। भारत की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा अभी भी महज 15 से 16% है, जबकि भारत को चीन जैसे देशों से अगर मुकाबला करना है तो इसे अगले 10 वर्षों में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 25% करना होगा। भारत की वर्तमान सरकार ने इस दिशा में खासा ध्यान दिया है। मेक इन इंडिया अभियान विनिर्माण क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के उद्देश्य से ही लाई गई है। हालांकि इस योजना में अभी तक उतनी सफलता नहीं मिली है, फिर भी इस योजना के प्रभाव दीर्घकालीन होते दिखाई पड़ रहे हैं। चूंकि भारत ने प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि अर्थव्यवस्था से सीधे तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में छलांग लगाई है, तो ये अंतराल भारत के विनिर्माण क्षेत्र में कमी के रूप में दिखाई देता है। अब इसी कमी को पाटने के लिए सरकार ने ढेर सारी नीतियां अपनाई हैं। सरकार द्वारा लाई गई दिवालिया शोधन अक्षमता संहिता, वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली, रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, एमएसएमई की इन उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों ने विनिर्माण क्षेत्र को खासा प्रभावित किया है। इसके अलावा सतत रूप से वृद्धि करने वाली डिजिटल अवसंरचना, श्रम कानूनों का संहिताकरण आदि ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं जिन्होंने विनिर्माण उद्योग की स्थापना और इसके सुरक्षित संचालन में योगदान दिया है। व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत की लगातार स्थिति सुधर रही है। भारत ने इस दिशा में व्यापक काम किया है। इसके अलावा कॉर्पोरेट लॉ के तहत अनेक प्रावधानों को अब गैर आपराधिक बना दिया गया है, जिससे कारोबारी को जोखिम उठाने की क्षमता बढ़े, उनके भीतर व्यवस्था को लेकर व्याप्त भय दूर हो सके। सरकार अब किसी उद्योग को लक्षित उत्पादन या बिक्री पार करने के लिए प्रोत्साहन भी देती है। इससे सरकार द्वारा की जाने वाली मदद और ज्यादा तार्किक हुई है। इलेक्ट्रॉनिक और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत में आज बेहद तेजी से उभरते उद्योग हैं। सरकार ने इन्हें बढ़ावा देने के लिए खासे इंतजाम भी किए हैं। सरकार की इन्हीं नीतियों का परिणाम है कि भारत ने पहली बार $400 बिलियन से अधिक मूल्य का निर्यात किया है। आज भारत की गतिशील स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र हैं। यहाँ 99 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। कल ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क में बोलते हुए कहा कि भारत यूनिकॉर्न के मामले में तीसरे नंबर पर है दुनिया में। हाल ही में आई इंडिया टेक्नोलॉजिकल ट्रेड रिपोर्ट बताती है कि भारत ने वर्ष 2025 तक 250 यूनिकॉर्न कंपनियां
स्थापित की हैं, जिनमें से आधी तो वैश्विक बाजार व्यवस्था को अपनी सेवाएं भी मुहैया करा रही हैं। आज भारत जितनी शानदार डिजिटल भुगतान अवसंरचना विकसित देशों में भी नहीं है। भारत में जैसे जैसे वित्तीय साक्षरता और डिजिटल खाई पटती जाएगी, वैसे वैसे भारत औद्योगिक तकनीक अर्थात इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 का और लाभ उठाता जाएगा। अब भारत ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक के मामले में भी काम कर रहा है। आने वाले समय में भारत न सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में आत्मनिर्भर होगा, बल्कि इसका निर्यात भी करेगा। कुल जमा भारत को अगर तरक्की की राह पर आगे बढ़ते हुए विकसित अर्थव्यवस्था में शामिल होना है, तो भारत को एक समेकित आर्थिक मॉडल पर काम करना होगा। इस मॉडल में कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एकीकृत आर्थिक विकास नीति को भी हमें अपनाना होगा। धन्यवाद।